मैं सत्यम जांगड़े और आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में बायोलॉजी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें है जीवों में जनन। यह क्लास 12 तक का पहला इकाई का पहला चैप्टर है, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जीवों में जनन में जीवन अवधि। जीवन अवधि, तो जीवन अवधि क्या है? तो किसी भी जीव का किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। तो कोई भी जीव हो, उसका जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। मान लो एक आम का वृक्ष जो आम का वृक्ष है, उसका जीवन काल 25 से 30 वर्ष है। 25 से 30 वर्ष है। तो क्या आम का जो पौधा है वो 25 से 30 वर्ष में नष्ट हो गया, तो क्या और आम के पेड़ नहीं है? तो ऐसा क्या है? तो और आम के पेड़ बचे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जनन के कारण होता है। इसी प्रकार मनुष्य का मान लो 70 वर्ष जीवन अवधि 70 वर्ष जीवन अवधि है। तो क्या 70 वर्ष के बाद मनुष्य प्रजाति खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनुष्य में भी जनन क्षमता पाई जाती है। तो अब यह एक नया वर्ड निकला है कि जनन। तो जीवों में जनन, तो यहाँ हम यही देखेंगे, जीवों में जनन। तो जनन क्या है? तो जनन तो अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो इससे हम आगे देखेंगे, अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान जनन, इसे आप नोट करते भी चलेंगे। तो जनन तो अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो अब हम देखेंगे आगे कि जनन क्या है। तो जनन क्या है? तो अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और आगे जनन के प्रकार तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो पहला हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है, जिसमें सिर्फ एक ही जीव या जनक भाग लेता है और नई संतति बनाता है और नई संतति बनाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें सिर्फ एक ही जीव या जनक भाग लेता है और नई संतति बनाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा, दूसरा है हाइड्रा हो गया, पेरिसिलियम, और अमीबा। तो ये सब अलैंगिक जनन करता है। तो अलैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है या एक ही जनक भाग लेता है और नई संतति बनाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव या जनक की आवश्यकता होती है और नए जीव का निर्माण करते हैं और नए जीव बनाते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है और ये नए संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें पहला है नर और दूसरा है मादा। तो नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक। तो नर युग्मक क्या है? शुक्राणु, और मादा युग्मक है अंडाणु। और जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज विकसित होकर भ्रूण के साथ फिर नई संतति को बनाता है। तो लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर और दूसरा मादा होता है। जिसमें नर से नर युग्मक व मादा से मादा युग्मक आता है और नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूण और फिर एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये लैंगिक जनन हो गया। तो अलैंगिक जनन में जो नई संतति बनता है, अलैंगिक जनन में जो नई संतति बनता है वह पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है।
पूर्ण रूप से जनक के समान, जनक के समान। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अलैंगिक जनन है, इसमें उदाहरण के लिए हम अमीबा को ले लिए। ये एक अमीबा है। तो अमीबा में ये क्रोमोसोम है। तो जब ये टूटते हैं या दो जीव में विभाजित होते हैं तो ये इस प्रकार से दो खंड में विभक्त होने के लिए अंदर ही खांचा बना लेते हैं। जैसे ये है तो ये ऐसे करके सिकुड़ जाएंगे, ऐसे करके। तो इस प्रकार हो जाएगा। फिर और आगे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें दो जीव या दो नई संतति उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो एक क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। तो इसमें दो डीएनए बन जाएंगे, डीएनए और ये डीएनए। तो डीएनए अलग होकर फिर नए डीएनए का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार जो जनक का डीएनए है और जो संतति का डीएनए है वो एक समान होगा। तो उनका जो आकार है और संरचना है वो समान होंगे। और आकार और संरचना के समान होने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्लोन कहते हैं। आकार व संरचना जब समान होता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो ये हो गया अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में जो संतति होता है वो अपने जनक से भिन्न होता है, क्योंकि जो मादा का डीएनए है वो अलग होता है और जो नर का डीएनए होता है वो अलग होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, मादा डीएनए और नर डीएनए जब मिलता है तो एक नए डीएनए का निर्माण होता है और क्रोमोसोम में विभाजित होकर एक नए डीएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो लैंगिक जनन है उसमें का जो संतति है वह अपने जनक से अलग होता है। तो अब हम आगे देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आपने समझा कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। तो अब हम आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार या अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं जिसमें है पहला है द्विविभाजन। तो द्विविभाजन क्या है? द्विविभाजन तो एक जनक दो भागों में विभक्त होकर, एक जनक जो है एक जनक है तो ये दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीव बना लेता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन तो एक ही जनक विभाजित होकर विभाजन होकर दो नए जीव बना लेता है। एक ही जनक विभाजन होकर दो नए जीव बना लेता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। एक उदाहरण के लिए तो उदाहरण के लिए इसमें मुख्य रूप से अमीबा आता है। तो आप उदाहरण को हमेशा याद रखेंगे कि द्विविभाजन का जो मुख्य उदाहरण है या मेन उदाहरण है वो है अमीबा। तो इसमें देखते हैं जो एक अमीबा रहता है, एक अमीबा है, इसमें क्रोमोसोम है और इसके बाहर में
कोशिका भित्ति, कोशिका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सेल वॉल। और ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो जो ये अमीबा है, यह अपना जो बाहर वाला भाग है, जो बाहर वाला ऐसा भाग है इस तरह से फैला हुआ है, उसे इस तरह से सिकुड़ने लगेगा। तो आगे देखते हैं, ये इस प्रकार से सिकुड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम होता है वो दो क्रोमोसोम बना लेता है, या इसे हम डीएनए भी कर सकते हैं, डीएनए। तो यहाँ दो डीएनए बन जाएंगे, दो डीएनए बन जाएंगे। फिर आगे ये और विभाजित होगा और पूरी तरीके से ऐसे करके सिकुड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से दो जीव विभाजित हो जाएगा, और ये डीएनए और ये डीएनए। तो अमीबा में द्विभाजन होता है, तो यह दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो नई संतति को जन्म देता है, उससे हम द्विभाजन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब दूसरा हम देखेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। तो अब आगे बीजाणु जनन। तो जीव है, जो एक जीव है वो बीजाणु उत्पन्न करता है। तो जीव बीजाणु बनाता है, जीव बीजाणु बनाता है, जीव बीजाणु उत्पन्न करता है, या जीव जीवाणु बनाता है, या इसको हम लिख सकते हैं जीव बीजाणु उत्पन्न करता है, जीव बीजाणु उत्पन्न करता है और अंकुरित होकर नए जीव बनाता है। तो जीव बीजाणु उत्पन्न करता है और अंकुरित होकर नए जीव बनाता है, उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है पेरिसिलियम। तो जो पेरिसिलियम होता है उसका पौधा इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से पेरिसिलियम का जो पौधा होता है इस प्रकार से होता है। इसे हम और भागों में बांट सकते हैं ऐसे। और जो अगला भाग होता है इसमें इस प्रकार से जो बीजाणु है वो बनते जाते हैं। तो जब ये बीजाणु का जो ऊपरी हिस्सा है, या जो बीजाणु का जो परत है, ये जब फटता है तो ये वायु या अन्य माध्यम के द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, या यही झड़ जाते हैं। अन्य स्थान पर जाते हैं कुछ दूरी पर जाते हैं, या यही झड़ जाते हैं और एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं। तो उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनन क्या है? तो जीव बीजाणु उत्पन्न करता है और अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। और इसका आप मुख्य रूप से इसका उदाहरण याद रखेगा, इसका उदाहरण है पेरिसिलियम। तो इसके बाद हम देखेंगे मुकुलन। तो
मुकुलन क्या है आगे। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियों में तीसरा प्रकार है, या जो तीसरा विधि है वो है मुकुलन। तो जो जनक होता है, जनक मुकुल का निर्माण करता है, मुकुल का निर्माण करता है, और यह मुकुल वृद्धि करके, यह जो मुकुल होता है यह वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। तो उदाहरण के लिए इसमें मुख्य रूप से हाइड्रा है, उदाहरण हाइड्रा। तो मुकुलन। तो जनक में हम चौथा प्रकार देखेंगे खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। तो खंडी भवन क्या है। तो कोई भी जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है। कोई भी जीव खंडों में टूटकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम खंडी भवन कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से उदाहरण है इसका स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। तो कोई जीव या जनक कोई जनक खंड में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है या नई संतति का निर्माण करता है, उसे हम खंडी भवन कहते हैं। तो स्पायरोगायरा, तो इसका मुख्य उदाहरण है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा इस प्रकार से होता है, कई बार एग्जाम में स्पायरोगायरा के चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो जो स्पायरोगायरा होता है इसमें जो क्रोमोसोम लगे रहते हैं इस प्रकार से रहते हैं। तो जो स्पायरोगायरा का जो प्रत्येक खंड है, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया और ये तीसरा खंड हो गया। ये कितना भी खंड हो सकता है स्पायरोगायरा के। तो ये टूटकर नए जीव का निर्माण करेंगे या नई संतति को निर्माण करेंगे। इस प्रकार से नई संतति का निर्माण करेंगे उससे। तो इसे हम खंडी भवन कहते हैं। तो अब हम चौथा देखेंगे पुनरुद्ध भवन। पांचवा है पुनरुद्ध भवन। तो पुनरुद्ध भवन क्या है। तो किसी भी जीव का या जो जनक है इसमें उस जनक का कई हिस्से कर देते हैं और उस हिस्से से जो नए जीव या नई संतति का निर्माण होता है। इसको कई प्रकार या कई खंड में बांट देने पर जब इसमें से प्रत्येक खंड से नई जीव या नई संतति का उत्पन्न होता है तो उसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो इसका उदाहरण है प्लेनेरिया। इसका जो मुख्य उदाहरण है प्लेनेरिया। इसे नीट 2014 में पूछा गया था कि पुनरुद्ध भवन में का जो मुख्य उदाहरण है वह क्या है। तो वह है प्लेनेरिया। तो इसे और भी कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्लेनेरिया कौन से भाग में आता है। तो अलैंगिक जनन का पुनरुद्ध भवन में आता है। तो पुनरुद्ध भवन ये समझ गए आप कि कोई भी जीव खंडों में विभाजित होकर या उसको जितने भी खंड में बांटते हैं वो नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो आज का बस इतना ही और अगला टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।